गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक व्यंजन संधि है। लेकिन व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस में उनसे रिलेटेड मैंने नोट्स डाल रखे हैं। तो आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से नोट्स देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो को समझने में या आपको कॉन्सेप्ट को समझने में काफी मदद करेगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि व्यंजन संधि है। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि व्यंजन का अर्थ हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण, और संधि का अर्थ क्या होता है, मेल मिलाप या जोड़। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का मतलब है कि व्यंजनों का, व्यंजन वर्ण का मेल मिलाप या जोड़ हो रहा है। तो व्यंजन संधि में हम क्या देखते हैं, व्यंजन संधि में हम देखते हैं कि यदि व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से जब मेल होता है तो जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मीन्स यहाँ पर व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण का किससे मेल या मिलाप होना चाहिए, व्यंजन वर्ण का हमारे स्वर या व्यंजन से मेल या मिलाप होना चाहिए। स्वर या व्यंजन से मेल या मिलाप होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पर पहला शब्द जो हमारा होता है और दूसरा शब्द जो हमारा होता है, ठीक है, इसमें पहले शब्द में व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द में हमारा व्यंजन या स्वर में से कोई भी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि व्यंजन वर्ण में जब भी हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं, तो हमें उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के सहायता के नहीं बोले जाते। स्वर वर्ण को बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब कैसे स्वरों की सहायता लेते हैं, देखिए आइए, तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं एक उदाहरण द्वारा। यहाँ पर सपोज मैंने क लिया, क एक व्यंजन होता है, ठीक है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क प्लस अ निकल कर आता है। कैसे, ये क हमारा आधा क है, ये स्वर रहित क है, इसमें स्वर नहीं है। स्वर कहाँ है, स्वर ये है, अ अलग है यहाँ पे स्वर। तो जब भी हम आधा लेटर लिखते हैं, आधा वर्ण लिखते हैं, तो हमेशा उसमें हलंत लिखते हैं। हलंत से क्या होता है, हलंत से ये क्लियर हो जाता है कि वो जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर रहित है, स्वर के साथ नहीं है, स्वर के बिना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुल 5 नियम होते हैं जो मेन होते हैं। क्या क्या पहले नियम होते हैं, पहला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे देखते हैं। वर्ण के पहले वर्ण का वर्ग के, सॉरी मैंने यहाँ पे वर्ण लिखा है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा वर्ग। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आप बोलेंगे कि वर्ण वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वर्ग क्या होता है, क ख ग घ अंग, ठीक है। ये हमारा हम देखते हैं व्यंजन वर्ण में होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ग में ये सब होते हैं। तो ये जो है हमारा क, ये क वर्ग है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि परिवार में मुखिया के नाम से परिवार को बोला जाता है, ठीक है, मतलब कि मुखिया का नाम उसमें लिया जाता है और मुखिया के नाम से ही सब लोग घर के लोगों को जानते हैं। तो जैसे कि ये हमारा जो क का है, क ख ग घ, ये एक परिवार है, ठीक है, और क जो है इसका मुखिया है, तो इसके नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। कैसे, तो क वर्ग बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्या है हमारा, च छ ज झ य, ठीक है। अब इसमें क्या है, च है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, त
ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, इसमें क्या है? ट। ठीक है, ट परिवार का मुखिया है तो इसे ट वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? त, थ, द, ध और न। इसमें क्या है हमारा? त है। ठीक है, एक है और प, फ, ब, भ, म। अब इसमें क्या है? प। तो ये हमारा क्या हो गया? क वर्ग। क वर्ग का मतलब कि अब इसमें ये सारे जो हमारे वर्ण हैं वो आ गए। च वर्ग, च वर्ग से रिलेटेड सारे वर्ण आ गए। ट वर्ग, ट वर्ग से रिलेटेड, त वर्ग, त वर्ग से रिलेटेड आ गए, और प वर्ग, प वर्ग से रिलेटेड आ गए। अब वर्ग कौन कौन सा हमारा बना? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनको हम एक फार्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? क, च, ट, त, प। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। क, च, ट, त, प। ठीक है, इसके थ्रू हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि वर्ग अब किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है हमारा पहला नियम? वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण क्या है? ये क, च, ट, त, प। ठीक है, का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब तीसरा वर्ण कौन कौन सा है हमारा? तो तीसरा वर्ण है हमारा ग, ज, ड, द और ब। ठीक है, ये हमारा तीसरा वर्ण हो गया। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्यों परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है? कुछ तो चीजें ऐसी बदलती होंगी जिनके कारण ये परिवर्तन आता होगा। तो वो ये कैसे है, क्या किसकी वजह से परिवर्तन आता है? तो देखिए क, च, ट, त, प, ये है के बाद, मतलब इनके बाद किसी वर्ण का, अब ये कोई भी वर्ण, ठीक है, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, र, ल, ह या कोई स्वर आने पर क्या क्या चीजें आएंगी? पहले तो हमारा आएगा क, च, ट, त, प। इनमें से आने के बाद, इसके बाद किसी वर्ग का, अब ये सारे जो वर्ग हैं इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा या य, र, ल, ह या कोई स्वर, कोई भी अननोन स्वर आने पर पहला वर्ण जो है, मीन्स ये जो है, ठीक है, पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब इसका कौन कौन सा है? सपोज अगर क आता है तो क अपने ही वर्ग की, इसका वर्ग कौन सा है? तीसरा अक्षर ग, च का तीसरा अक्षर ज, ट का ड, त का द और प का ब, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। अब कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उनके थ्रू देखते हैं कि क्या क्या होता है। क्या उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं? मैंने लिख रखा है सत प्लस गुण। ठीक है, अब ये त जो है हमारा त वर्ग का है। ठीक है, अब त वर्ग का तीसरा लेटर क्या होता है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड में तीसरा वर्ण जो है लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीसरा वर्ण हमने लिख के अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए त किसका है? ये है। ठीक है, अब ये किसमें चेंज होगा? किसमें चेंज होगा ये? तो ये चेंज हो जाएगा द में। ठीक है, कैसे चेंज होगा द में? क्योंकि द जो है त वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, इसलिए द में चेंज होगा। अब देखिए कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पे स त है, तो द जब हम लिखेंगे तो द पूरा लिखेंगे कि आधा लिखेंगे? आधा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आधा?
क्योंकि त जो है हमारा ये आधा है, ठीक है। और गुण, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी हम जो परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं, वो हमारा प्रथम शब्द जो है उनके अंतिम ध्वनि या वर्ण में होता है, दूसरा शब्द हमारा एज इट इज हम रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन हो गया, त की जगह हमने द लिख दिया और गुण को वैसे ही लिख दिया, तो सदगुण हो गया। दूसरा क्या है हमारा, भगवत प्लस गीता, तो लिखिए द देखिए त की जगह द आ गया, और गीता, तो ये हमारा हो गया भगवत गीता। नेक्स्ट है हमारा दिक प्लस गज, तो ये हमारा क जो है किस वर्ग का है, पहले वर्ण का, पहले वर्ण का है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ग हो जाएगा। देखते हैं कैसे, दिग गज। अभी आपको करेक्ट दिख रहा है, नहीं, क्या नहीं करेक्ट दिख रहा है इसमें, क्यों जब भी हम शब्द लिखते हैं तो पाई वाला अगर वर्ण होता है तो उसको क्या लिखते हैं, पाई हटा देते हैं, ठीक है, और आधा लिखते हैं सिर्फ ऐसे, और नेक्स्ट जो लेटर होता है वो लिख देते हैं, तो दिग्गज ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाक प्लस ईश, तो वाक क की जगह क्या लिखेंगे हम, ग हलंत के साथ, ठीक है, और ईश। अब देखिए इसमें भी हमारे सेम वही चेंजेस हुए, क्या हुए, पाई हटा देते हैं हम और ग आधा लिख देते हैं, और लेकिन ये हमारा स्वर है तो स्वर मात्रा के रूप में हमेशा लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे मात्रा के रूप में, ये है दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय अब कैसे करेंगे, दिग होगा, दिग हलंत के साथ पहले लिख देंगे और विजय लिख देंगे, ठीक है। अब सेम रूल वही होगा कि यहाँ पे ग पूरा नहीं आधा होगा, और आधा होगा तो इसमें पाई निकाल देंगे और विजय लिख देंगे। अब क्या ये विजय करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, कैसे, क्योंकि जब भी हम मात्रा लगाते हैं और उसके पहले आधा अक्षर होता है, आधा वर्ण होता है, तो उसको भी उसमें ले लेते हैं, तो ये हमारा दिग्विजय ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, दिग्विजय, ठीक है। तो आई होप पहला वर्ण जो है नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम देखते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसे होगा देखते हैं, क च ट त प, ठीक है। इसके बाद यदि न या म, ठीक है, इनमें से यदि कोई भी आ जाता है पांचवा वर्ण, तो क की जगह क्या हो जाता है, अंग, च की जगह य, ट की जगह ड़, त की जगह न, और प की जगह म, ठीक है। मतलब कि क के बाद न आता है तो अंग, च के बाद न आता है तो इय, ट के बाद न आता है तो ड़, त के बाद न आता है तो न, और प के बाद न आता है तो म। उसी तरह क के बाद म आता है तो अंग, च के बाद म आता है तो इय, ट के बाद म आता है तो ड़, त के बाद म आता है तो न, और प के बाद म आता है तो म। इसमें ये हमारे परिवर्तन होते हैं, तो ये हमारा नियम हो गया कि यदि क च ट त प के बाद न या म में से कोई भी आता है तो ये अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के
अंतिम अक्षर या पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क अंग में, च इय में, ट ड़ में, त न में और प म में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके लिए हमें कुछ उदाहरण देखने होंगे, तो उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या है? तो पहला हमारा क्या है? तत् प्लस मैं। दूसरा हमारा क्या है? उत प्लस मुख। ठीक है, दो और लेते हैं। चित प्लस मैं। नेक्स्ट वाक मैं। ठीक है, वाक प्लस मैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके सभी को। यहां पर हमारा तत् प्लस मैं मैंने लिखा है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि त, ठीक है, ये त दिख रहा है आपको, ये है। और उसी वर्ण यदि न या म में से कोई आता है तो क्या आया है? यहाँ पे म आया है, तो क्या किस में बदल जाएगा? उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो कैसे बदल जाएगा देखते हैं। त का पांचवा वर्ण क्या है? न। लेकिन यहां पर त आधा है, तो न भी हम क्या लिखेंगे? आधा लिखेंगे। और मैं, तन्मय। ठीक है, दूसरा है उत प्लस मुख। अब उसी तरह लिख लेंगे हम। त की जगह क्या लिखेंगे? न। यहां पे देखिए त हलंत के साथ है, तो न हलंत के साथ और मुख। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं करेक्ट है? पहले शब्द में मैंने आधा लिखा है, तो यहाँ पे क्यों इसको ऐसे लिखा है? क्योंकि देखिए, ये मैं आपको बताने के लिए मैंने ऐसे लिखा है कि जब भी पाई शब्द के बीच में आधा न आता है, तो वो अगर पाई वाला अक्षर रहता है तो वो नहीं होता, उसकी जगह क्या हो जाता है? हाफ लेटर हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ लेटर हमारा क्या हो गया? न हो गया त की जगह, तो उन्मुख, इस तरह हम लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं चित प्लस मैं। अब यहां पर आप इजिली कर लेंगे। त की जगह क्या कर लेंगे? न म य, चिन्मय। नेक्स्ट यहां पे है वाक प्लस मैं। अब ये देखिए क कहाँ है? यहां पे है। क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? अंग है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? वांग और मैं, वांगमय। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और बताना चाहती हूं कि वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण कौन सा है? क च ट त प का किस में परिवर्तन हो जाता है? पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। और पांचवा वर्ण हमारा कौन सा है? अंग इय ण न म। क्यों परिवर्तन होता है? जब क च ट त प के साथ न या म में से कोई भी आता है, तो क अंग में, च इय में, ट ड़ में, त न में और प म में परिवर्तन हो जाता है। तो आई होप आपको उदाहरण के थ्रू ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने पहला और दूसरा नियम बताया है, 3 और मेन नियम है जिनको कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में बताना चाहती हूँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संधि जितना से जितना आप प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का, उसको हल करने का, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, तभी आप शब्दों का संधि विच्छेद अच्छे से कर सकेंगे और संधि विच्छेद से शब्द अच्छे से बना सकेंगे। तो अधिक से अधिक उसको अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि नहीं उनको मिल पा रहा है टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और उनको अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आई उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सो धन्यवाद।